गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। कैसे हैं आप लोग? 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम आपने दिया होगा और देने के बाद आप लोग काफ़ी लोग एनालिसिस किए होंगे कि कहाँ चूक रह गई, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों, मतलब कि क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पाए अच्छे से, या फिर हम यदि कम नंबर स्कोर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये सब तो है ही। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये क्यों हो गया, नहीं हो गया। तो देखिए, एग्ज़ाम में जो है वो होता ही है अक्सर, क्योंकि एग्ज़ाम जो इस बार का एग्ज़ाम था वो काफ़ी लेंदी था। और मैं बताऊँगा कि लेंदी क्यों था आगे। और लेंदी अब नेक्स्ट जो पेपर होगा, या फिर अभी जो अब बीपीएससी जो है वो अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। तो बीपीएससी पैटर्न चेंज कर लिया है, तो फिर यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है। और यूपीएससी जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। और एनालिटिकल क्वेश्चन में जब तक आप पूरा कंसेप्ट यदि अच्छे से समझेंगे नहीं, पूरा क्रोनोलॉजी समझेंगे नहीं, तब तक आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत होता ही रहेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा तो क्वेश्चन में आता रहेगा दिक्कत। और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक आपको दिक्कत ही आता रहेगा। तो आप पढ़ने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाएं। और यहाँ हम 71st बीपीएससी का एनालिसिस कर रहे हैं। एग्ज़ाम दिए हुए 3 दिन हो गए हैं और अभी तक आप सोच रहे होंगे कट ऑफ क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये सब ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप अपने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी देखिए अभी फेस्टिवल आने वाला है। फिर फेस्टिवल आप बिजी हो जाएंगे, फिर दशहरा है, दीपावली है, छठ है। उसके बाद फिर 17 71st जो है उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नवंबर में बता रहा है कि उसका रिजल्ट देगा। और लास्ट आंसर की जो है लास्ट मंथ के लास्ट तक मिल जाएगा। तो कोई नहीं, आप लोग अपना कुछ दिन मस्ती कर लीजिए और फिर पढ़ने में आप मेंस की प्रिपरेशन में तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अल्टीमेटली मेंस ही देना है आपको लोग को। मेंस जो है मेन होता है, तो उस स्कोर तो उसी में करना है आपको। तो इसलिए इस साल यदि खुदा ना खास्ता नहीं हो पाए तो नेक्स्ट ईयर तो आप कर ही लेंगे। और मैं आपके लिए उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा और कुछ वीडियोस लाऊंगा मैं, जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से आपको बताया जाए कि कैसे पढ़ा जाए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि क्या पेपर जो है वो पेपर क्यों डिफ़िकल्ट हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है ना, इस बार करंट अफेयर्स के जो पोर्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और करंट अफेयर्स का पोर्शन होने की वजह से जो है आपका पेपर मुश्किल हो गया है। और पेपर मुश्किल होने के कारण जो है वो आप स्कोर कम कर पा रहे हैं। तो ये है। और दूसरा है कि ऑप्शनल जो ऑप्शन जो है ना वो स्टेटमेंट के हैं। तो एक क्वेश्चन वो नहीं है, वो 4 क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना पड़ेगा पहले। उसके बाद फिर उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें टाइम लग जाता है और एग्ज़ाम में टाइम क्रंचिंग हो जाता है। तो इस वजह से जो है आपका पेपर डिफ़िकल्ट लग रहा है। उसके बाद डाटा एंड फैक्ट्स जो है वो याद रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो पा जा रहा है। तो डाटा एंड फैक्ट्स जो है वो आप कहीं एक जगह लिख लीजिए। अब जो है आप ये देख लिए होंगे कि डाटा एंड फैक्ट्स जो है याद नहीं रहता है, तो वो एक जगह लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर डाटा है, उसके बाद लेंथी पेपर ड्यू टू स्टेटमेंट एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को पढ़ने में कम से कम 1 मिनट लग जाता है। अब एक क्वेश्चन 1 मिनट का है और आपके पास 120 मिनट ही है, और 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 120 मिनट भी नहीं है, वो 100 आप 5 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट में आपको ओएमआर शीट रंगने में लग जाते हैं। तो 105 मिनट में ही, और 105 मिनट के 100 मिनट ये समझिए, क्योंकि आपको बीच में सिग्नेचर करने भी आता है, फिर अटेंडेंस शीट भी बनाना आता है, फिर ओएमआर बायोमेट्रिक भी होता है। तो ये सब मिला के 100 मिनट ही सोचिए, और मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम है। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। और एक और है कि नॉट वाला जो ऑप्शन है, नॉट वाले ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं। नॉट नहीं देखते हैं और सीधे, क्योंकि जल्दी-जल्दी में होता ही है, घर में बनाना और एग्ज़ामिनेशन हॉल में बनाना बहुत डिफ़रेंस आ जाता है। तो इसलिए नॉट वाला जो है वो वहाँ गलती कर दे रहे हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन गलती हो जा रहा है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो है वो थिंकिंग नहीं हो पा रहा है। मतलब क्वेश्चन में यदि आप 4 स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट भी है, वो आप दिमाग में तुरंत नहीं आएगा, तो उसके लिए थोड़ा-सा थिंक करना पड़ेगा, और वो थिंक करने के लिए टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है, या तो क्वेश्चन छोड़िए, या तो फिर क्वेश्चन बनाइए, और क्वेश्चन छोड़ेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आपको अटेम्प्ट करेंगे ही, और अटेम्प्ट करेंगे तो फिर गलती का अटेम्प्ट करेंगे और नंबर कट जाएगा।
उसके बाद एक और एरर जो मैक्सिमम देखा गया है वो ओएमआर शीट फिलिंग के लिए। ओएमआर शीट में क्या होता है कि जल्दी-जल्दी आप भरते हैं, मान लीजिए 15 मिनट लास्ट के नहीं देते हैं या 10 मिनट ही देते हैं, तो उस वजह से आप जल्दी-जल्दी भरते आप मान लीजिए किसी 64 है, 64 नंबर का आप बी नहीं आप सी भर दिए। तो सी भर दिए तो फिर वो मान लीजिए वो क्वेश्चन यदि आपका सही है 100% सही है तो वो नंबर गया। तो ये सब अफ़सोस होता रहता है और यदि आप गलत भर दिए आप देखें तो फिर वो आपके दिमाग में कहीं न कहीं चलता रहता है और उसकी वजह से 2-3 क्वेश्चन और गलती हो जाते हैं। तो ये सब वजह से जो है वो पेपर डिफ़िकल्ट हो जाता है और इस बार जो है वो पैटर्न नया आया है, यूपीएससी के पैटर्न पे ले जा रहा है बीपीएससी। तो अच्छा है 69th में भी ऐसा देखने को मिला था, लेकिन 69 से ये एडवांस है काफ़ी। तो इसलिए आप जो है वो अब यूपीएससी के लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको, तभी आप जाके कुछ हो पाएगा। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें अब आगे क्या करना होगा। तो किसको फ़ायदा हुआ ये? यूपीएससी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए फ़ायदा हुआ क्योंकि नॉट वाले ऑप्शन या फिर मैच द फॉलोइंग ऑप्शन या फिर टाइम मैनेजमेंट करना, इन सब में वो थोड़ा-सा एक्सपर्ट होते हैं, तो इसलिए उनको फ़ायदा हुआ। लेकिन उनके लिए नुकसान क्या रहता है कि डाटा उनके लिए याद नहीं होता है। उनको एनालिटिकल समझ में आता है, तो इसीलिए वो क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम गेस से ही कर लेते हैं या फिर कॉमन सेंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा-सा फैक्ट्स मगअप करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लेकिन बीपीएससी के लिए ये आसान है, लेकिन बीपीएससी वालों के लिए पैटर्न चेंज हुआ तो वो थोड़ा-सा मुश्किल है कि उस टाइम में मैनेजमेंट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। तो ये सब वजह से मुश्किल हो गया है उनको। लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप यदि जो भी कैसा भी पेपर गया हो मैटर नहीं करता है क्योंकि आप अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएँ, डीआई से स्टार्ट करें। डीआई भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डीआई जो है इस बार आपको पता चल ही गया होगा मेंस में कि कैसा डीआई पूछा था और उसमें टाइम लग जा रहा है, तो डीआई से आप पढ़ना स्टार्ट करें और फिर अलग-अलग सब्जेक्ट अभी तो आप किए ही हैं, सब्जेक्ट तो बड़े ही हैं, तो मेंस के जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस हैं 70th के ही अभी एग्ज़ाम हुए, तो उसको लिखने की कोशिश कीजिए, कितना लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसा आपका प्रिपरेशन है या फिर आपको कितने पानी में आप हैं और आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप यदि एग्ज़ाम पास करते हैं, तो नवंबर में आपका रिज़ल्ट आ रहा है, दिसंबर और जनवरी के मिड में एग्ज़ाम हो जा रहा है। तो मतलब आपके पास मुश्किल से 2 महीने बचेंगे और 2 महीने में आप इतना सारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आप अभी से ही स्टार्ट कर दें। इस बार नहीं तो अगले बार तो देना ही है, एग्ज़ाम तो देना ही है, जब आप इस फील्ड में आ गए हैं तो आप देंगे ही एग्ज़ाम। और बहुत सारे अभी एग्ज़ाम आ भी रहे हैं, एसआई के आ रहे हैं या फिर एईडीओ के एग्ज़ाम आ रहे हैं, एडीईओ के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इस सब को भी भरना है, तो इसलिए इस सब में भी आपको इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कहाँ-कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है और क्या डिफ़िकल्टी रहा है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं और ज्योग्राफी में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए यहाँ 16 क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें से 7 ईजी है, 5 मीडियम है, 4 डिफ़िकल्ट है। और ये डिफ़िकल्टी मैंने इस वजह से देखा है कि देखिए यहाँ जो है ल्यूसेंट एनसीईआरटी 6 टू 12 घटना चक्र, एटलस और बिहार समग्र, इतना यदि आप पढ़े होंगे और इसके बाहर से वो यदि क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर इसमें यदि आप पढ़ रहे हैं और इससे नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो इसलिए मैं इसको डिफ़िकल्ट मान रहा हूँ या फिर उस टाइम पे रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो इसलिए मैं इसको डिफ़िकल्ट मान रहा हूँ। तो ठीक है, यदि जो भी येलो कलर में है वो मीडियम डिफ़िकल्टी है, जो रेड कलर में है जो हार्ड है, जो ग्रीन कलर में है वो है आपका बिहार स्पेशल है और ग्रीन कलर के अंदर यदि रेड से है तो वो हार्ड है और ग्रीन कलर के अंदर यदि पिंक से है, सॉरी यदि येलो से है तो वो मीडियम लेवल है। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या क्वेश्चन पूछा है। तो मैगिनॉट लाइन पूछा है, वो ईजी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ यदि मैप करते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। एटलस देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर ग्राउंड ज़ीरो ये मुश्किल क्वेश्चन है। डेविल्स नेक, उसके बाद लदांग क्या है? तो यदि मैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखें तो ये लदांग वाला मैंने डाला भी था, तो यदि आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ तो ठीक है चलता है। उसके बाद लार्जेस्ट रिवर आइलैंड आसान है कि सबको आता है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, फर्स्ट नहीं पूछा सेकंड पूछा है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है ये। कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी कहाँ है ये सबको पता है तो ये आसान है। वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया कहाँ है? टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? लोकटक क्या है? लेक है या माउंटेन है? मतलब ये पूछा था तो आप इसको आसानी से कर दिए होंगे।
उसके बाद बिहार स्पेशल से पूछा है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कौन सा बिहार का सेंचुरी है, पार्क है, तो ये तो सबको जानता ही है, सब जानते ही हैं। दूसरा कैमूर में बन रहा है। उसके बाद खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा है। उसके बाद फिर एक बिहार स्पेशल का मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर कौन सा क्लाइमेट के अंदर आता है, ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है वो इंडस वाटर ट्रीटी में कौन से रिवर इंडिया में नहीं आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो 16 क्वेश्चन आपको पूछे हैं, जिसमें 14 नेशनल है, 2 बिहार स्पेशल है। ठीक है, अब दूसरा दूसरा हम आते हैं, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, और साइंस का क्वेश्चन आपको टोटल क्वेश्चन 28 पूछे हैं, और 28 में का यदि देखते हैं तो 9 क्वेश्चन इसमें इजी है, 12 क्वेश्चन मीडियम है और 7 क्वेश्चन हार्ड है। तो 25 क्वेश्चन हार्ड है। इसमें भी देखिए, इसमें ज्योग्राफी में भी 25 क्वेश्चन हार्ड है, 43 क्वेश्चन मीडियम है साइंस में। तो चलिए देखते हैं, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस बार 28 ही पूछा है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स को ज़्यादा वेटेज मिला है, तो यही सबसे कटौती किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं क्वेश्चन पूछा है मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स फार्मूला। ये सब फार्मूला यदि आपको आता है तो ये न्यूमेरिकल्स पूछा है, और न्यूमेरिकल्स यदि फार्मूला आता है तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो न्यूमेरिकल्स आपको बनाना होगा अगले बार से। ठीक है, एनर्जी फार्मूला इन जूल, जूल का यदि आपको वैल्यू याद होगा तो आपको हो जाएगा, इसलिए ये मीडियम डिफिकल्टी है, बस इसको मल्टीप्लाई करना था 250 से तो हो जाता। फिर नीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये पूछा था। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कितना होता है। फिर वर्क डन फार्मूला, वर्क डन का क्या फार्मूला होता है। फिर फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मीटर कितना होता है, फोकल। ठीक है, उसके बाद पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट कितना पावर रहता है, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना था। अलग अलग फार्मूला था, वी इज इक्वल टू आई आर के फार्मूला से आपको बनाना था, वो क्वेश्चन बन जाता। यदि आपको वी इज इक्वल टू आई आर होता, बस एक फार्मूला पता होता, तो उससे आप कर लेते। उसके बाद वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन शॉर्ट सर्किट कितना होता है। डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, आसान क्वेश्चन है। पी एच ऑफ 0.1 NHCl, ये थोड़ा सा हार्ड है, मतलब मीडियम डिफिकल्टी है। फिर नाइट ग्लोइंग पिगमेंट, ये आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे तो हो सकता है कि आप सही करें। उसके बाद मटेरियल यूज इन स्मार्ट फिल्म, कौन सा मटेरियल यूज होता है। उसके बाद मेटल्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा पूछा है। कंपाउंड इन कंट्रासेप्टिव पिल, ये हार्ड क्वेश्चन हो गया। फिर ऑयल नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज पॉट क्यों नहीं स्टोर होता है, तो इसका रीजन बताना था आपको, टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है इसलिए। उसके बाद कंपाउंड यूज्ड टू इंक्रीज ऑक्टेन रेटिंग। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ PHVP क्या होता है, फुल फॉर्म। यदि ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपका 11th-12th से पूछा है। तो 11th-12th यदि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, या 9th 10th 11th 12th इस बार पूछा है, इससे नीचे का नहीं पूछा है। तो यदि आप 9th 10th 11th 12th यदि उसका NCERT पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है ये। उसके बाद से देखिए हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होता है, ये तो आसान क्वेश्चन था। उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन, कौन सा इंटरेक्शन करता है, पैरासिटियम एंडोपैरासिटियम सिम्बायोसिस, ये सब पूछा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन 11th के क्लास का है। इम्यूनोग्लोबिन फर्स्ट टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन इन्फेक्शन कौन सा है, IgA, IgE, IgM, IgB, कौन सा है, तो ये पूछा था। उसके बाद ये टफ है, काफ़ी टफ है, तो ये याद नहीं रहता, टफ इसलिए क्योंकि याद नहीं रहता। तो उसके बाद फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ अ कंपोज ऑफ, यदि आप 11th पढ़े होंगे अच्छे से तो ये आप बना लेंगे। उसके बाद नॉनसेंस कोडोन क्या होता है, 3 नॉनसेंस कोडोन होते हैं, तो उसको आपको पढ़ना था। उसके बाद स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन किस क्या होता है। उसके बाद जाइलम इन अ प्लांट, ये बच्चे को पता होता है जाइलम और फ्लोएम के क्या होता है, तो ये आसान क्वेश्चन है। उसके बाद फर्स्ट टू यूज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू प्लांट डिफरेंस प्लांट क्लासिफिकेशन, ये कौन कौन थे, कौन सा साइंटिस्ट थे। ये हार्ड है क्योंकि ये जनरली नहीं पढ़े होते हम लोग। उसके बाद पार्ट ऑफ मैंगो इटिन, कौन सा पार्ट खाया जाता है। उसके बाद माइक्रोराइजल एसोसिएशन इन प्लांट एडवांटेज, क्या एडवांटेज होता है। तो ये क्वेश्चन है साइंस के 28 क्वेश्चन, इसमें से जो है वो आराम से आप 20 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे यदि थोड़ा सा आप सीरियस रहते तो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आपका इंडिया से, 5 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल है, जिसमें से 9 क्वेश्चन जो है वो इजी है। 26% क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन होता है वो मीडियम है, और 33% क्वेश्चन मतलब 1/3 क्वेश्चन जो हार्ड कैटेगरी में, हार्ड कैटेगरी में इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट पूछ दिया, और स्टेटमेंट पढ़ना, उसको टाइम से सॉल्व करना वो मुश्किल है, तो इसलिए हिस्ट्री जो है मुश्किल हो गया है इस बार। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है। ज़्यादातर देखिए लाल ही है, तो 33% मतलब 1/3 क्वेश्चन जो
लाल है, और 2/3 में बाकी सारे क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सब क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो 26, ठीक है। देखिए, जो कौन से वॉइस रहे थे, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, कौन से वॉइस रहे थे जिनके ऊपर बम फेंका गया था दिल्ली के एंट्री के टाइम में। ये यदि घटना चक्र पढ़े होंगे या बहुत सारे जगह ये मिल जाएगा, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता, तो मीडियम का इसमें मैंने डाल दिया है। उसके बाद 1911 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कौन प्रोफेसर बने फिलोसफी के। यदि ये क्वेश्चन है, हार्ड है, ये नहीं पढ़े होते हैं मैक्सिमम टाइम, क्योंकि देखिए यदि मैं खुद ही ये सारी किताब पढ़ा हूँ और मुझे जो नहीं याद है तो उसको मैं हार्ड दे दिया हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया हूँ और मुझे भी पता है कि एग्जाम हॉल में क्या याद आता है, नहीं याद आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो मुस्लिम कम्युनलिज्म को इंक्रेज किए थे, कौन थे। फिर यंग इंडिया किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आसान है ये क्वेश्चन। कमीशन विच डोंट, मतलब कौन से कमीशन में इंडियन मेंबर नहीं थे, तो सबको पता है, ये तो आसान ही है। फिर दिल्ली चलो का आंदोलन नारा किसने दिया था। फिर नेक्स्ट है विच वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन अटेम्प्ट, ये कौन नारा दिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है याद नहीं रहता है, तो इसलिए ये हार्ड है। डिवाइड एंड क्विट स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, ये आप इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे तो हो जाता है आपसे। एक्ट विच प्रोवाइडेड डोमिनियन, विच प्रोवाइडेड 2 न्यू डोमिनियन इंडिया एंड पाक, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हु विजिटेड 1918 टू स्ट्रेंथन होम रूल लीग, यदि आपको ये नहीं भी पता है तो होम रूल लीग तो पता है कि एनी बेसेंट के द्वारा था, तो ये आप कर लेते। फिर चंपारण एग्रेरियन कमेटी किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ये आप भी कर लेंगे। प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा, ये बीपीएससी का पेट क्वेश्चन है, तो इस बार ये पूछ दिया है। चंपारण सत्याग्रह ये सब पूछ दिया, लेकिन थोड़ा सा बस क्वेश्चन का रीफ्रेमिंग कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड है या मीडियम डिफिकल्टी है। हु इज द नंबर हु इज द हु मर्डर्ड हु वाज मर्डर्ड व्हाइल होस्टिंग विक्रम पुलिस स्टेशन। अब देखिए, ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, हम भी नहीं पढ़े थे, अभी नहीं पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद सीएम ऑफ बिहार इन मार्च 1939, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन मार्च डाल दिया, तो मार्च की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे और गलत आंसर मार दिए होंगे। प्लेस एंड द एंशिएंट लोकेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंशिएंट लोकेशन मतलब अभी का जो कहाँ है लोकेशन, और वो एंशिएंट का क्या नाम था, ये क्वेश्चन है। तो इसमें से इजी था, लेकिन आप थोड़ा सा यदि आप डिटेल्ड स्टडी किए होंगे तभी इजी था, मैं आप यदि आप देखे होंगे तो। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड पीपल, इसमें औरतों का नाम था, मतलब लड़कियों का नाम था, महिलाओं का नाम था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ऋग्वैदिक टाइम के हैं या नहीं है, तो ये मुश्किल हो जाता है। उसके बाद रूलर्स हु रूल मैक्सिमम पीरियड, कौन से रूलर हैं जो मैक्सिमम पीरियड तक रूल किए, ये क्वेश्चन है। उसके बाद डायनेस्टीज क्रोनोलॉजी, डायनेस्टी क्रोनोलॉजी में बताना था, ये बिहार स्पेशल था, और बिहार में ये आसान क्वेश्चन था। कनवा, शुंगा, मौर्य, इस सबको अरेंज करना था, ये आसान था। फिर उसके बाद टेक्स्ट बाय तुलसीदास द्वारा कौन सा टेक्स्ट लिखा गया था, तो ये याद करना मुश्किल हो जाता है। 4 टेक्स्ट था, इसमें था कि कौन सा नहीं लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने रेड इसको मैप किया। फिर बिल्डिंग एंड द बिल्डर्स, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, ये सब क्वेश्चन है जो पूछा गया था। उसके बाद पर्सन एंड एसोसिएटेड वर्क, कौन से पर्सन ने क्या काम किया था, ये पूछा है। उसके बाद फादर एंड सन, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस वजह से जो है, ये इसमें दो ऑप्शन तो आप सब कर लेंगे, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया था। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल, जो बिहार में नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है। फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा है, त्रिपुरी सेशन और कहाँ कब एक्साइल हुआ था इनका, कब इंडिया से बाहर गए थे, तो ये सब क्वेश्चन पूछा था। तो डेट इसमें पूछा था, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था। आचार्य ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन नहीं थे, तो यदि थे तो आप कर लेते, लेकिन जो नहीं थे ये 4 थे, 4 में से एक आपको छांटना था। इसमें नॉट जो है वो बहुत लोग नहीं ध्यान दे पाए, और इसलिए नॉट की वजह से जो है काफ़ियों का नंबर कट गया होगा, कट जाएगा मतलब। क्रोनोलॉजी इन द मॉडर्न हिस्ट्री, अब देखिए क्रोनोलॉजी ये इसमें ट्रिटी ये सब वार सबको याद था, बस एक क्वेश्चन जो बीच में डाला था, नंद कुमार वर्मा डाल दिया था। अब नंद कुमार वर्मा नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कब हुआ था, बहुत कम को पता भी होगा, तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हार्ड हो गया। उसके बाद फर्स्ट बिहार न्यूज़पेपर, ये बिहार है, तो इसका हो गया होगा। उसके बाद फिर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सन, इसका क्वेश्चन पूछा है। फिर सेफ्टी बल्ब थ्योरी किसने दिया था, और नालंदा यूनिवर्सिटी रीएस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये सारे क्वेश्चन
अब हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लिए, तो हिस्ट्री के बाद अब पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी का लगभग क्वेश्चन आपके 14-15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें एक बिहार स्पेशल है और 14 क्वेश्चन जो है वो इंडिया पॉलिटी का है। तो और इसमें जो है ल्यूसेंट और घटना चक्र से क्वेश्चन लगभग बन जाते थे। कुछ क्वेश्चन जो है लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन है, जो जिन्होंने पढ़ा होगा वो सॉल्व किए होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और उसमें दिमाग लगाना पड़ता था थोड़ा सा। इसलिए इसका जो है 2 क्वेश्चन हार्ड लेवल का है, 7 क्वेश्चन मीडियम लेवल का और 6 क्वेश्चन जो ईजी लेवल का है, जो आप रिसेंट सब में से सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट एनिमल ऑफ बिहार कौन सा है? सब कर लिया होगा। पावर टू रिक्रूट सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ये नहीं हो पाया होगा। या फिर ये हो भी गया होगा, तो इसलिए मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है। अटॉर्नी जनरल क्या काम होता है, ये पूछा गया था। उसके बाद सब्जेक्ट बिलोंगिंग टू कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में कितने होते हैं तो सबको पता है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये बहुत कम को याद होगा, तो इसलिए इसमें हार्ड कैटेगरी में डाल दिए हैं हमने। उसके बाद व्हिच डीपीएसपी डोंट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल, कौन सा डीपीएसपी नहीं फॉलो करता है, तो ये है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आसान क्वेश्चन है, ये सब कर लिए होंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, किसके रिकमेंडेशन पर होता है, ये पूछा गया था। फिर प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्या प्रोसीजर होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मीन्स, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, ये पूछा गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मीडियम लेवल का है वो है हु डिसाइड्स द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ये पूछा गया। उसके बाद डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इजी कैटेगरी का है वो है एम्पावरमेंट टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, किसके पास है, ठीक है। मेन पर्पस ऑफ द पंचायती राज क्या है, हु इज द व्हिच सब्जेक्ट फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों के जुरिस्डिक्शन में कौन सा सब्जेक्ट फॉल करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो हार्ड कैटेगरी में है वो सेंसर मोशन का क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि सेंसर मोशन के लिए रीजन देना जरूरी है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन है जो हार्ड कैटेगरी के क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आता है इकोनॉमी का सेक्शन में है कि आपके इस बार कम क्वेश्चन पूछे गए और इकोनॉमी का जो मतलब 5-6 क्वेश्चन ही पूछे गए, और जो इसके जो क्वेश्चन लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इसमें से भी 4-5 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा मतलब कम पूछे हैं, और उसकी वजह से जो है करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए हैं। और करंट अफेयर्स जो है वो लोग दो दो बार पढ़ पाते हैं, मुश्किल से 3 बार पढ़ लेते हैं, तो इसके वजह से जो है वो रिवाइज नहीं कर हो पाता है बार बार, और लोग भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमी क्या सब क्वेश्चन पूछा गया। तो बिहार में कितना परसेंट पायरेट पाया जाता है, फिर दूसरा ये मीडियम डिफिकल्टी का है। फिर गोल्ड कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये तो आसान क्वेश्चन है। उसके बाद इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन ये आप आसानी से कर लेंगे, तो इसलिए मैं इसको ईजी डाला हूँ। फिर आत्मनिर्भरता स्कीम अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट, इसके अंदर क्या प्रोविजंस है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ता है इसमें, लेकिन यदि करते तो हो जाता है, क्योंकि इतना डाटा याद नहीं रहता है किसी को, और क्या लिखा रहता है ये भी याद नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद टॉप 10 कमोडिटीज़ इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द अप्रैल सितंबर 2024-25, कौन से कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट किए हैं, तो इसमें है कि कौन से कमोडिटीज़ टॉप 10 के लिस्ट में है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो पूछा गया इकोनॉमिक्स से। एक और लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैव ग्रेटर शेयर देन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट, कौन से कंट्री का ज़्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, यदि आप पढ़े होंगे तो कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप तुक्का मारिए या फिर छोड़ दीजिए। बेटर है कि छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। उसके बाद करंट का भी देखेंगे। उससे पहले मैथ्स का देख लेते हैं। तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स इस बार काफ़ी इजी था, मैथ्स से ज़्यादा रीजनिंग था। मैथ्स का एक ही क्वेश्चन था, एज का क्वेश्चन था, एज और सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन बस नंबर साइन चेंज करना था, उसके बाद बोर्ड मास के रूल से आपको सॉल्व करना था। और बाकी जो है कोडिंग डिकोडिंग ये सब क्वेश्चन है। रैंकिंग का क्वेश्चन और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, क्योंकि क्लिक नहीं होता रहता है। रैंकिंग में तो हो जाता है फिर भी, लेकिन रैंकिंग में आपको थोड़ा सा ये हो जाता है कि मतलब कि सेम पर्सन को 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक ही बार काउंट कर रहे हैं, तो ये इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी मिसिंग नंबर में यदि आपको पैटर्न पता चल गया तो आपको तुरंत हो जाता है, तो इसके वजह से जो है इसका डिफ़िकल्टी मैंने मीडियम रखा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो देखिए करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो मीडियम का क्वेश्चन जो 32% है, लगभग 1/3 क्वेश्चन जो मीडियम है, सॉरी 44% क्वेश्चन है मीडियम है, 19 क्वेश्चन हो जाता है, 10 क्वेश्चन जो है ईजी है, और 32% क्वेश्चन 1/3 क्वेश्चन जो हार्ड है। तो ये क्वेश्चन
हार्ड होने की वजह से जो है पेपर हार्ड हो गया है। और स्टेटमेंट मैंने पहले ही बताया कि स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए क्वेश्चन हार्ड हो गया। तो अब आप करेंगे क्या कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एडुटेरिया ईयरली और मंथ और बिहार स्पेशल तो आप पढ़ ही रहे हैं एडुटेरिया का, तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जा रहे थे। मैक्सिमम क्वेश्चन 60% क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लें तो ठीक है। और बाकी यदि स्टैटिक में आप अच्छे से ध्यान दें और स्टैटिक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सब क्वेश्चन पूछा गया है। येलो जो है वो आपका मीडियम डिफिकल्टी का, रेड जो है आपका हार्ड डिफिकल्टी है, और ग्रीन जो है वो बिहार स्पेशल। तो चलिए देखते हैं मेरिट जीआई टैग में क्या मिला था, किसको मिला था, ठीक है। फिर ब्रॉन्ज मेडल वॉन बाय बिहार इन 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स, कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। फिर डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम कोसी मेची, तो ये बजट में था, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी था, तो ये क्वेश्चन हो जाता। मैप यदि आपको आता था तो ये कर लेते। फिर इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज किसको मिला है, इसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्टी इसलिए हो गया क्योंकि ये रिसेंटली नहीं पूछा, ये बोला कि किस किस को मिला है, तो वो आप मोर देन अबव हो जाता, ठीक है। उसके बाद नागी बर्ड सेंचुरी जो है, नागी बर्ड साइट जो है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन पर पूछ दिया इसलिए हार्ड हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन इतना कोई ध्यान से पढ़ता है नहीं। वेयर इज द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड, पंचायती राज कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, ये बिहार स्पेशल है, मधुबनी में हुआ था, ये भी लोगों को याद नहीं रहता है, तो इसलिए आप यदि 3-4 बार पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं होगा। फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन, ये तो कर लिए होंगे सबने, आसान क्वेश्चन था। फिर अफ्रीकैनर्स किसको कहा जाता है, तो ये जो है थोड़ा सा टर्म डिफ़िकल्ट है, तो आप छोड़ दिए होंगे या फिर किए होंगे तो तुक्का मारे होंगे तो वो गलत हो गया है, फिर जो भी है। उसके बाद 16th सेंचुरी स्टेप वेल दैट इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड, सॉरी कंजर्व, तो ये क्या नाम है इसका। फिर सिटी वो सिटी मेयर जो बी आर अम्बेडकर डे अनाउंस किए हैं 14 अप्रैल को, तो वो कौन सा, ठीक है। उसके बाद फिर परमानेंट सॉन्ग ऑफ द यूरो वर्जन सॉन्ग कंटेस्ट क्या सॉन्ग था, जीएसएलवी F-15 मिशन बाय इसरो, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछा था। फिर 18th G20 समिट की वजह से पूछा था। अब देखिए ये सिंगल स्टेटमेंट को क्वेश्चन पूछता या फिर ये पूछता कि कहाँ हुआ था, तो सब कर देते, लेकिन इसमें तो 4 स्टेटमेंट पूछ दिया। अब 4 स्टेटमेंट पूछ दिया तो इसलिए डिफिकल्टी इसका बढ़ गया। फिर यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू, इसके इसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद वेजिटेरियन कौन सा अदर प्राइज़ जीता है, तो ये इसका आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी का है, क्योंकि इतना याद नहीं रहता, आप पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रह पाता, ठीक है। फिर विच ग्लेशियर जो है वो नेपाल में कौन सा ग्लेशियर जो है जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इन 2023 कितना था। एआई एक्शन समिट कौन सी सिटी में हुआ है। एम आई स्टोन को 96 एकेडमी अवार्ड में कौन से फिल्म के लिए अवार्ड मिला है। तो गुजराती फिल्म को 70th नेशनल अवार्ड कौन सा गुजराती फिल्म को मिला है। फिर रेवन मैगजीज अवार्ड जो है 2024 को किसको मिला है। आकाश तीर क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है मेक इन इंडिया के तहत जो है वो बना रहा है, तो कौन से हैं। उसके बाद होलोकॉस्ट मेमोरियल डे कहाँ कब सेलिब्रेट किया जाता है। फिर टाइटल ऑफ द बुक बाय बानू मुश्ताक क्या नाम है, ये मैक्सिमम लोगों ने किया होगा तो इसलिए इजी मैंने रखा है। फिर कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। फिर ओजोन डे के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कब मनाया जाता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग बिहार वुमेन, ये क्वेश्चन जो है वो आप कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता था। कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से सॉल्व किया जाता है, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास जो कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। फिर नॉट करेक्ट अबाउट यू इन पोर्टल, नॉट करेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं पूछा, नॉट करेक्ट, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट एंड MOHUA कौन सा डेवलप किया है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। व्हिच स्टेट हैज़ हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर किसका हाईएस्ट रोड लेंथ है। तो ये क्वेश्चन यदि 2024 आप यदि करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो उसके वजह से उसमें हो जाएगा अक्टूबर 2024, तो ये आप रोटेरिया के मैगजीन में शायद कवर होगा, तो आप कर सकते थे इसको। फिर किसान ऋण पोर्टल जो है वो आने से पहले कौन से मिनिस्ट्री को या कौन से ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता था इंटरेस्ट सब मेंशन के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछा है। NHFS
के बारे में पूछा है, पीएलएफएस और एनएचएफएस इस दोनों के बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार। तो यदि आप ये सर्वे यदि पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। फिर भी मुश्किल था क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो सब स्टेटमेंट याद रखना मुश्किल हो जाता है। स्कीम्स एंड मिनिस्ट्री, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पीएलएफएस 2023-24 रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। फिर नॉट द आउटकम ऑफ साइंस एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 कौन सा नहीं था इसमें से, ये पूछा गया है। उसके बाद शेयर ऑफ एमएसएमई इन द कंट्री इन जीवीए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन दक्ष क्या था, ये सब बिहार स्पेशल है। कंपोनेंट ऑफ युवा क्या था। उसके बाद बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में बिहार इकोनॉमिक कैसे परफॉर्मेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया। डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ द बिहार, ये सारे क्वेश्चन जो है बजट, इकोनॉमिक सर्वे और आपका एडुटेरिया, इस सब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। और इसमें से यदि 60% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता था। तो चलिए देख लेते हैं कि टोटल कितने डिफ़िकल्ट कितने इजी है। तो इजी क्वेश्चन है 51, 150 आउट ऑफ 150 इजी क्वेश्चन 51। मीडियम क्वेश्चन जो है वो आपका 38% है जो कि 57 होता है। और 42 क्वेश्चन हार्ड है। लगभग लगभग देखिए आप इस बार ये देखेंगे तो लगभग लगभग 1/3 क्वेश्चन जो है वो सब में से पूछा गया है, हार्ड, लेवल और डिफ़िकल्ट। तो इसलिए थोड़ा-सा पेपर मुश्किल हो जाता है। पिछले बार जो है वो ईज़ी लेवल का ज़्यादा क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का कम क्वेश्चन था, इसलिए तो पेपर आसान था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस बार सीट भी थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो आप देखते हैं क्या होता है, आपका कट ऑफ क्या होता है। और आपको ये सोर्स है, सोर्स आप देख लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है, सॉरी ये जो एक्सेल शीट है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने देख लिया कि क्या सब क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, और हमें क्या क्या सब सोर्स आगे फॉलो करना पड़ेगा और कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो हम आगे क्या करना चाहिए, अभी हम हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिना कट ऑफ की चिंता किए हुए, क्योंकि अब जो भी आप होगा वो आप कर लिए हैं, और आगे कुछ मतलब उस पेपर में तो आप ओएमआर शीट में तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी कर सकते हैं मेंस में ही कर सकते हैं। और इस बार यदि मान लीजिए खुदा ना खास्ता नहीं हो पाया तो अगले बार ही करना पड़ेगा आपको। तो अगले बार से अच्छा है कि इसी बार कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसआई के एग्ज़ाम है, एईडीओ के एग्ज़ाम है, और भी काफ़ी एग्ज़ाम है, एएसओ के एग्ज़ाम है, तो उस सब के में आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अब क्या है, तो हो रहा है कि बीपीएससी जो है पिछले साल को छोड़ दें तो 69 में भी यूपीएससी के पैटर्न पे जाने की कोशिश किया था। अभी फिर से यूपीएससी के पैटर्न पे जाने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए आपको यूपीएससी के पैटर्न पे ही अब प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और है कि मतलब कि जैसे बीपीएससी का जो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो यूपीएससी के बारे में सोचते ही हैं। और यदि यूपीएससी के जो भी कैंडिडेट्स कर रहे हैं, तो कोई भी यदि मान लीजिए कि उनका इनिशियल 2-3 अटेम्प्ट में नहीं होता, तो फिर वो स्टेट पीसीएस की तरफ मूव करते हैं। तो इसलिए दोनों को है, दोनों जो है वो यूपीएससी के लेवल पे ही ट्राई करें तो अच्छा ही है, अच्छा रहेगा उनके लिए। उसके बाद एनालिटिकल नेचर के लिए क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो आपको भी एनालिटिकल पैटर्न का क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। इंटेलिजेंट गेसिंग जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब यूपीएससी में तो इंटेलिजेंट गेसिंग ही काम करता है मैक्सिमम। और इसमें भी आपको इस बार भी देखे होंगे कि अब 10 क्वेश्चन लगभग जो है इंटेलिजेंट गेसिंग के सॉल्व कर सकते थे। तो इसलिए इंटेलिजेंट गेसिंग आप करिए, और वो धीरे-धीरे आपको हो जाता है, डेवलप हो जाता है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगाइए। ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते। आप जब तक रिलेट नहीं कीजिएगा तब तक मेंस आपका लिखना मुश्किल है। मेंस में पास होना बड़ा मुश्किल है। तो मेंस के लिए आप एक मतलब कि हर एक टॉपिक को रिलेट कीजिए। साइंस को हिस्ट्री से रिलेट कीजिए, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से रिलेट कीजिए, ज्योग्राफी को पॉलिटी से रिलेट कीजिए, हिस्ट्री को पॉलिटी से रिलेट कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कीजिए। तो ये सारे जो है वो आपको रिलेट करना आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे कर पाएँगे। उसके बाद न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर से आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँगे। करंट अफ़ेयर्स जो है, करंट अफ़ेयर्स के लिए आपको ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा, और चीज़ें आपको याद रहेगी। जब आपको किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है, और फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। आप कितने भी स्टेटमेंट दे दें, आप फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद डेप्थ स्टडी कीजिए, ऊपर-ऊपर से स्टडी मत कीजिए, डेप्थ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक अभी जो है वो आपके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। उसमें प्रोग्राम नहीं, वीडियो ही है, लेकिन वो वीडियो लंबा चलेगा, कम से कम 2-3 महीने तक चलता ही रहेगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो आएगा। और उस वीडियो में आपको फिर उस वीडियो देखने के बाद आपको ये नहीं होगा कि मतलब कि पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। आप
एक ही बार में सारा कंसेप्ट समझ जाएंगे। बस डाटा जो है वो डाटा भी इसी वीडियो के पीडीएफ में ही रहेगा, बस आपको वो लास्ट टाइम में देखना होगा और आप करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स भी हम साथ साथ ही करते रहेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, आप से आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगाएंगे और बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना, फिर यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी कैसे बने, फिर गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम कैसे बना, फिर सोलर सिस्टम के अंदर हमारे प्लैनेट्स कैसे बने, फिर प्लैनेट्स के अंदर अर्थ कैसे बना, फिर अर्थ के अंदर इंडिया कैसे बना, और इंडिया के अंदर जो है वो पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी ये कैसे हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो डेली करंट अफेयर्स ही है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम ऐसे इसी तरह पढ़ेंगे और होप कि आप भी पढ़ेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी मतलब कि फ़ायदा होगा। और तो देखते हैं कि आगे क्या कैसे करते हैं, कब से स्टार्ट किया जाए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ज़रूर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड एंड करना पड़ेगा हमें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोग लोग देख पाएँ और लोग समझ पाएँ कि हमें आगे क्या करना है, और बीपीएससी हो या यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करना है, और जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लाऊँगा उसको आप देख सकें और उससे बेनिफिट कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।